गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने जा रहे हैं सैंड प्लांट प्रोसेस कंट्रोल के बारे में। एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कई ज़्यादा बातें नहीं होती है, क्योंकि हम सैंड का इम्पोर्टेंस तो जानते हैं, लेकिन सैंड प्लांट के बारे में बहुत कम बातें होती है, बहुत कम अवेयरनेस होता है। और मुझे लगता है एक निगलेक्टेड एरिया है। हम सब जानते हैं कि सैंड की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, उसका सैंड के क्वालिटी का डायरेक्टली संबंध आपके मोल्ड क्वालिटी के ऊपर होने वाला होता है, और उसका मोल्ड का संबंध आपके कास्टिंग की क्वालिटी के ऊपर होता है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम सैंड प्रोसेस कंट्रोल को इतना महत्व नहीं देते कई बार। उसके ऊपर जितना फोकस करना चाहिए उतना नहीं करते। तो मुझे लगा कि शायद ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप आखिर तक देखेगा और ज़रूर आपको ये पसंद आएगा, इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैंड प्लांट का एक पिक्चर देख रहे हैं, जहाँ पर आप सैंड कूलर देख रहे हो ऊपर, पॉलीगोनल सीव देख रहे हैं दोनों तरफ। आप देख रहे हैं कि बकेट एलिवेटर्स है, और सैंड कूलर आप देख रहे हो ऊपर, मिक्सर आप वहां पर देख रहे हो। तो ये एक नजरिया है जो सैंड प्लांट का होता है। नॉर्मली सैंड प्लांट हाइट के ऊपर हम इस्टेब्लिश होता है, काफी सारी इक्विपमेंट जो है वो हाइट के ऊपर होती है, वहां पर डस्टी इन्वायरमेंट रहता है। तो उसके वजह से भी कई बार जो सीनियर्स है या फिर आपके एचओडीज है वो वहां तक नहीं जाते हैं वहां पर, बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ डस्ट। वो बाहर से सिर्फ रिपोर्ट देख के ही कई 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 बार अपना फीडबैक देते हैं, तो वो भी गलत होता है। कई आपको फ्रिक्वेंटली सैंड प्लांट को विजिट करनी होती है, कई बार आपको वहां पे कुछ एबनॉर्मलिटीज आपको नजर आती है, देखने को मिलती है, तो वहां पर आप एक्शन ले सकते हो। तो इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। बेसिकली इसको हम तीन चीजों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि सैंड प्लांट इज अ वास्ट टॉपिक। उसमें हम जनरल सैंड प्लांट, सैंड कूलर, पॉलीगोनल सीव और सैंड मिक्सर, इन तीन चीजों में इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली जनरल सैंड प्लांट के बारे में। सैंड कूलर और पॉलीगोनल सीव के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना हुए हैं, सैंड मिक्सर के ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं। एक और वीडियो मैं इसके ऊपर बाद में बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं कि जनरल सैंड प्लांट और उसका मेंटेनेंस, उसका उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, उसका वर्किंग कैसे होता है, क्या फैक्टर्स है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें अगर आप देखते हैं तो क्या आता है, तो वो होता है कि आपका जो सैंड है वो पास थ्रू द मैग्नेटिक ड्रम वेयर द मेटल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सैंड। तो सबसे पहले नॉकआउट के बाद आपका जो सैंड है वो मैग्नेटिक ड्रम के साथ में पास हो जाता है, जिसमें आपके मैग्नेटिक पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार यहाँ पर भी हम उतना ध्यान नहीं देते कि क्या सचमुच वो मैग्नेटिक कूलर या मैग्नेटिक ड्रम सही तरीके से काम कर रहा है। वहां पर सारे जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, जो मेटल बॉल्स है, जो चिप्स है, वेंट्स है, वो सारी चीजें वहां से बाहर सेपरेट हो रही है, आइसोलेटेड हो रही है, वो देखना जरूरी है। कई बार वो अगर आपके सैंड के साथ मिक्स होके आगे जाती है, तो आपका जो मिक्सर है, वो मिक्सर का बॉटम या मिक्सर को वहां पर हैम्पर होने के चांसेस होते हैं, डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है कि वहां पर आपका मैग्नेटिक जो ड्रम है वो काफी इफेक्टिवली काम कर रहा हो। आपको पीरियोडिकली वो जो स्क्रैप है वो निकालना होता है, सेपरेट करके फर्नेस को वापस देना पड़ता है, ताकि वो सैंड के साथ मिक्स ना हो। वहां पर अगर कुछ सैंड का स्पिलेज थोड़ा बहुत होता है, तो वो आपको पीरियोडिकली वापस सिस्टम में डालना पड़ता है। या आपको पहले तो वहां पे होना नहीं चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ है तो वहां पर आपको इमीडिएट एक्शंस लेना होते हैं। एक है तो अब वो शायद आपको वापस डालना है, दूसरा उस लीकेज को कम करना है। तो वो फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल ऑफ मेटल पार्टिकल इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अंडरग्राउंड सैंड प्लांट क्लीन एंड नीट। तो वो फैक्टर है। टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ वेंट्स एंड बिगर मेटल मेटल पार्ट्स आर रिमूव्ड ऑन नॉकआउट एंड मिक्स, डू नॉट मिक्स अप इट विद सैंड। अब कई बार ये जो छोटे बॉल्स होते हैं मेटल के, वो सैंड के साथ मिक्स होके आगे निकल जाते हैं। वो कई बार पॉलीगोनल सीव या फिर कूलर वहां से भी आगे निकल के आपके मिक्सर में जाते हैं। वहां पर भी शायद वो जो ब्लेड गैप है उसके नीचे से मिक्स होके आपके प्रिपेयर सैंड में आते हैं। और वो अगर कहीं ना कहीं
जो मेटल बॉल्स है, अगर आपके पोर के या मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर ब्लो होल जैसे डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके सारे मेटल पार्टिकल मैग्नेटिक ड्रम के वहां पर रिमूव होना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपके वेंट्स है या फिर नुकीले मेटल के चिप्स हैं, वो अगर आगे जाते हैं तो वो बेल्ट में अटक जाते हैं, बेल्ट को डैमेज करते हैं, बेल्ट को तो फाड़ देते हैं, तो वो भी आपका ब्रेकडाउन बढ़ाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें वहां पर जो है उसका रोज डेली मॉनिटरिंग होना, डेली उसके ऊपर काम होना, डेली उसको उसका फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। और वो सारी चीजें करना एक मैं कहता हूँ एक प्रोसेस कंट्रोल का आदमी है, मेंटेनेंस का आदमी है, आपका प्रोडक्शन का प्लांट हेड है, प्रोडक्शन हेड है। तो इन सारी चीजों को इन आदमियों ने वेरीफाई करना है, ऑब्जर्व करना है, डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर करना है। अंडरग्राउंड सैंड स्पिलेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हॉपर लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सुनते हैं कि मेरा हॉपर लेवल कम है, मेरे पास सैंड वॉल्यूम कम है। अगर मेरा सैंड वॉल्यूम कम है तो वो कहाँ पर गई, वो उसका बाइफरकेशन या उसको देखना जरूरी होता है। उसमें मेजर दो चीजें हो सकती है कि या तो वो सैंड आपके कास्टिंग के साथ बाहर गई है, या फिर वो कहीं ना कहीं आपके सैंड प्लांट में स्पिलेज बन के रह चुकी है, जो आपको वापस डालनी होगी, वापस आपको सिस्टम में लेके आना होगा उसे। तो वो स्पिलेज आप कहाँ पर है, किसके वजह से हो रहा है, उसे निकालना, उस सैंड को वापस सिस्टम में डालना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इफ स्पिलेज इज मोर, देर आर चांसेस ऑफ लो सैंड वॉल्यूम जो डायरेक्टली अफेक्ट दिस सैंड पैरामीटर्स एंड कास्टिंग क्वालिटी में। जिससे मैंने कहा कि स्पिलेज अगर ज्यादा है तो आपके नंबर ऑफ टन सैंड के बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ टन बढ़ेंगे कि सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, और उससे आपका मॉइस्चर का डिमांड बढ़ेगा। इन सारी चीजों से आपके ब्लो होल स्कैबिंग जैसे डिफेक्ट आगे आ सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। सैंड इज गिवन लॉन्ग ट्रैवल। आपका सैंड जितनी लॉन्ग ट्रैवल करेगी उतनी ही वो ज्यादा कूल होने के चांसेस होते हैं। तो वो लॉन्ग ट्रैवल अगर आप दे रहे हो सैंड को तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो पॉलीगोनल सीव से पास हो जाएगी, और उसके बाद वो जो पॉलीगोनल सीव है उसके ऊपर मैंने अलग सा वीडियो ऑलरेडी बनाया है। वहां पर बेसिकली आपके जो कोरलम्स है, अगर कुछ मेटालिक पार्टिकल बचे हुए तो वो वहां पे बाहर निकलते हैं, कोरलम्स बाहर निकलते हैं, जो सैंड के हार्ड लम्स बने हुए वो बाहर निकलते हैं। तो वो एक चीज वहां पर पॉलीगोनल सीव में होती है, वहां पर वो सारी चीजें बाहर निकल के फिर वो जो सैंड है, जो सीव सैंड है, वो आपके सैंड कूलर में गिरती है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सैंड हॉट सैंड इज इम्पोर्टेंट, मोर इज द ट्रैवल, मोर टेम्परेचर विल गेट रिड्यूस। जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल जो है आपका सैंड का वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्कर्टिंग ऑन बोथ साइड ऑफ बेल्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अवॉइड स्पिलेज। ये बहुत ही छोटी छोटी टिप्स है, आप जरूर इसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बेल्ट के दोनों तरफ स्कर्टिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्कर्टिंग निकल जाती है और स्पिलेज बढ़ जाता है, आपको पता नहीं चलता है, और जब हॉपर नीचे हो जाता है तो आपको पता चलता है। तो अगर डेली बेसिस पे ये स्कर्टिंग जैसी चीजें या मैग्नेटिक पार्टिकल जैसी चीजें आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको इन चीजों का इमीडिएटली पता चलेगा, जिससे आपका डैमेज जो है वो ज्यादा नहीं होगा, डैमेज होने से बच जाएंगे आप। वरना डैमेज वो इतना हो जाता है कि फिर आपकी कॉस्टिंग क्वालिटी के ऊपर सारा ये हैम्पर करता है, कास्टिंग क्वालिटी आपकी खराब करता है, इधर रिजेक्शन बढ़ाता है, आपकी लॉसेस बढ़ाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम करता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को डेली बेसिस पे मॉनिटर करना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीगोनल सीओ में जैसे मैंने कहा कोरलम्स सैंडलम्स आर सेपरेटेड, कुछ मेटालिक पार्टिकल्स है वो भी सेपरेट होते हैं। तो उनका जो वेस्ट एरिया में वो गिरते हैं तो उसका डिस्पोजल इंपॉर्टेंट है। वो जितना आप अच्छी तरीके से वो करेंगे, आपका सैंड प्लांट क्लीन और नीट रहेगा। ग्रीनफील्ड प्लांट जैसे हम बता सकते हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं अगर इन वेस्टेज के ऊपर आप काम करोगे तो। इस वेस्ट के डिस्पोजल के ऊपर काम करोगे तो अगेन डिस्पोजल जैसे मैंने कहा कि इज इम्पोर्टेंट, जिससे आपकी जो सैंड प्लांट की क्लीनलीनेस है आप मेंटेन कर पाओगे। साइज ऑफ पॉलीगोनल सीव इज इम्पोर्टेंट, वो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना हुआ है। नॉर्मली शुड बी 6 mm, कई लोग 8 mm करते हैं, कुछ 10 करते हैं, कुछ 12 कर, डिपेंड्स होता है नॉट। लेकिन आप अगर 6 से 10 के बीच में रखते हो तो दैट इज फाइन इनफ, आप बेहतर रिजल्ट उससे हासिल कर सकते हो।
जितना साइज आप कम करोगे उतना ही चांसेस होता है कि आपका जो अगर आपके पास हॉट सैंड है या फिर आपके सैंड के मॉइस्चर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो जाम होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए कई लोग उससे ज़्यादा उस सीव को बारीक छोटा नहीं रखते। लेकिन बड़ा रखने से आपके लॉसेस जो आपके जो सैंड में जो छोटे वाले बॉल्स है वो क्ले बॉल ज्यादा बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपके हॉपर लेवल कम हो जाती है। तो दोनों का डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको ऑप्टिमाइज करना होगा आपके प्लांट के हिसाब से। बट 6 to 10 mm इज गुड ऑप्शन, आप उसके बीच में रख सकते हो। अ, अगर आपकी जो जैसे मैंने कहा कि सीव साइज छोटी है तो जरा चांसेस ऑफ चोकिंग ऑफ सीव, जिससे आपको मैक्सिमम सैंड विल गेट डिस्पोजल एरिया रिड्यूसिंग द हॉपर लेवल। और अगर आपका जो सीव साइज बड़ा है तो उससे काफी सारी सैंड आपकी बाहर जाएगी, लम्स बाहर जाएंगे, एंड देन अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू मेंटेन दी हॉपर लेवल। सैंड वॉल्यूम आपको मेंटेन करने में चैलेंज आएगा। सैंड कूलर इज इन इनकमिंग टेम्परेचर इज मेजर, जैसे कि मैंने कहा कि पॉलीगोनल से जो सैंड है आपके कूलर में जाएगी तो वहां पर इनकमिंग टेम्परेचर आउटगोइंग टेम्परेचर आपको चेक करना है, उसका डिफरेंस चेक करना है। आउटगोइंग टेम्परेचर शुड बी +or -10 डिग्री टू एम्बिएंट टेम्परेचर। आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 42 है तो आप 50 के करीब आपको जो सैंड आएगी बाहर, तो दैट इज ओके, दैट इज फाइन इनफ। डेफिनेटली ये जो ड्रॉप है डिपेंड्स ऑन द इफिशिएंसी ऑफ कूलर, कि कूलर की इफिशिएंसी कितनी है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। आप अगर उसमें वाटर इनलेट देते हो तो वाटर आपका जो इनलेट टेम्परेचर उसका वाटर का क्या है, क्या वो वाटर आप कूल्ड वाटर इस्तेमाल करते हो, कूलिंग टॉवर से वाटर वाटर देते हो, चिल्ड वाटर देते हो, तो वो सारी चीजें आपकी कूलर की इफिशिएंसी डिफाइन करेगी। आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सैंड कूलर वो डिफाइन करेगा। क्लीनलीनेस ऑफ द कूलर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो डिफाइन करेगा कि सैंड का टेम्परेचर कितना ड्रॉप आप करने वाले हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सैंड कूलर की बात करते हो तो। देन आफ्टर द सैंड कूलर, सैंड इज स्टोर्ड इन द हॉपर। इन दो सारी चीजों के बीच में आपका बकेट एलिवेटर आता है। बकेट एलिवेटर में बेसिकली आपका बकेट की जो बकेट का बेल्ट है वो अच्छा होना चाहिए। बकेट टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बकेट इंटैक्ट होना चाहिए। बकेट का जो मटेरियल है इट शुड बी आइदर फाइबर और मेटेलिक। तो वो कोई बकेट बकेट अगर नंबर ऑफ बकेट्स कितने हैं वो इम्पोर्टेंट है, बकेट का साइज इंपॉर्टेंट है। बकेट टूटा हुआ नहीं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बकेट बकेट जो आपने बेल्ट के ऊपर लगाया होता है तो वो लूज होता है, तो जब भी आप ट्रैवल करता है बकेट तो वो टूट कर गिरने के चांसेस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको ब्रेक डाउन दिला देता है। बकेट का जो बॉटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बकेट का जो बॉटम एरिया है वहां पर आपका सैंड स्पिलेज नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे सैंड स्पिलेज है तो कहीं ना कहीं जब बकेट आपका मूव करेगा तो वो कहीं ना कहीं अटक जाने के चांसेस है, जाम होने के चांसेस है, जिससे आपका बकेट एलिवेटर का ब्रेकडाउन आता है और आपका सारा जो काम है सैंड प्लांट का वो रुक जाता है। तो बकेट एलिवेटर का मेंटेनेंस, वहाँ का स्पिलेज, वहाँ का मट्टी निकालना, ये बहुत ही अहम चीज होती है। तो वो जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो बकेट एलिवेटर के बाद जैसे मैंने कहा कि आपके सैंड स्टोरेज हॉपर में जाती है, वहां पर सैंड थोड़ी बहुत कूल होती है। मैं हमेशा मानता हूँ कि सैंड जो है वो हॉपर में कूल नहीं होती, वो आपके बेल्ट के ऊपर ज्यादातर कूल होती है। बिकॉज इट जो सैंड है इट इज स्प्रेड होती है वहां पर एंड इट इज एक्सपोज टू द एयर। और जितनी वो एक्सपोज टू एयर होती है वो जल्दी ठंडी होती है। जैसे एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि आपने एक कप में चाय ली है तो वो ज्यादा जल्दी ठंडी नहीं होने वाली है। लेकिन उसी चाय को अगर आप बशी जिसे बोलते हैं या फिर एक स्प्रे एरिया में अगर आप उसे पोर करोगे तो वहां पर उसके ठंडे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस दी कूलिंग रेट इंक्रीजेस। तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, तो उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। देन इट इज गिवन टू द मिक्सर बैच हॉपर। तो हॉपर में से जो मिक्सर बैच हॉपर को सैट जाती है तो वहां पर नंबर ऑफ एडिटिव्स ऐड होते हैं, जैसे कि बेंटोनाइट है, कोल्ड बॉन्ड है, न्यू सैंड एडिशन है, या फिर कुछ और भी आप ऐड करते हो तो वहां पर ऐड हो जाता है। तो एडिटिव्स का जो मेजरमेंट है दैट इज इम्पोर्टेंट, वेइंग इज इम्पोर्टेंट।
तो वहां पर जो पीएलसी या फिर लोड सेल आप जहाँ जो भी लगा लगा रखा है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। मॉइस्चर एडिशन इज इम्पोर्टेंट थ्रू पीएलसी। तो मॉइस्चर एडिशन करने से पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि मेरा ओरिजिनल सैंड में मॉइस्चर कितना है, मेरा सैंड का टेम्परेचर कितना है, जिसके हिसाब से आप मॉइस्चर ऐड करोगे कि मुझे कितना मॉइस्चर चाहिए, अभी कितना है, और सैंड टेम्परेचर कितना है, तो कितना एवापोरेट होने वाला है मॉइस्चर, और मुझे रिटेन कितना करना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास पीएलसी है तो वो पीएलसी ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन करके आपका मॉइस्चर ऐड कर सकता है, या फिर आपको नंबर ऑफ सेकंड्स के ऊपर उसे एडजस्ट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इट डिपेंड ऑल्सो ऑन दी सीजन वेयर यू आर रनिंग। अगर मॉइस्चर मतलब रेनी सीजन है तो वहां पर आपका मॉइस्चर डिमांड कम हो जाएगा, बिकॉज दी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज लो। वहां पर जो आपका सराउंडिंग है वहां पर हवा में भी मॉइस्चर थोड़ा बहुत रहेगा, तो वो अफेक्ट करेगा। अगर आप समर सीजन में काम करें तो टेम्परेचर इज वेरी हाई, 40-42 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो इवापोरेशन विल बी मोर, तो वहां पर मोर मॉइस्चर एडिशन इज रिक्वायर्ड। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के फिर मॉइस्चर को ऐड करना है। मिक्सर में सबसे पहले तो सैंड आएगी जो कि होमोजेनियसली मिक्स होगी, उसके बाद सैंड एडिटिव्स ऐड होंगे, जैसे हम ड्राई मिक्सिंग कहते हैं। तो उस ड्राई मिक्सिंग के माध्यम में आप सैंड और जो बेंटोनाइड है, कोल्ड बॉन्ड है, उसे प्रॉपरली होमोजीनियसली मिक्स करते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं। देन यू ऐड द मॉइस्चर, तो वहां से आपका बेंटोनाइड का एक्टिवेशन शुरू होता है, जिसे हम ड्राई मिक्स वेट मिक्सिंग कहते हैं। तो वो ये वेट मिक्सिंग इज इम्पोर्टेंट। वहाँ पे आपका जो बेंटोनाइड की जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज वहाँ से डेवलप होती है, स्ट्रेंथ डेवलप होता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बेंटोनाइट की क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। आपका रिटर्न सैंड का मॉइस्चर इज इम्पोर्टेंट। जब भी आप उसे मिक्स कर रहे हो, मूलिंग कर रहे हो सैंड को, जब भी आप वेट मिक्सिंग कर रहे हो, तो वहां पर आपके मिक्सर का मोटर का करंट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहां पर वो बढ़ जाता है, बिकॉज नाउ सैंड इज वेट, उसमें मॉइस्चर है, तो वहां पर ज्यादा आपको टॉर्क देना पड़ता है, तो वहां पर मोटर का जो करंट है वो बढ़ जाता है। दैट यू हैव टू वेरीफाई कि वो कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपका मोटर जलने के चांसेस होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेट मिक्सिंग शुड बी ऑप्टिमाइज टू सेव द एनर्जी एंड द लाइफ ऑफ द मोटर। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मिक्सर का क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू क्लीन इट पीरियोडिकली। आपका बॉटम ऑफ द मिक्सर इज इम्पॉर्टेंट। जो ब्लेड गैप है दैट इज इम्पोर्टेंट। बीटर का गैप इम्पोर्टेंट। कई बार बीटर के बीटर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, उसके जो अंदर लगाए हुए जो फिन्स है वो निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। सैंड किस लेवल तक बीटर पे आती है वो लेवल भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप बहुत कम सैंड लेते हो, 1 टन में अगर आप 600 किलो सैंड मूल करते हो मिक्स करते हो, तो वहां पर आपके बीटर काम ही नहीं करते, बिकॉज वहां तक आपकी सैंड आएगी ही नहीं, तो वो इफेक्टिवनेस आपको नहीं मिलेगा। तो कम से कम 1 टन मिक्सर में आपको 900 या 950 सैंड लेके मिक्सिंग करना होगा। उससे कम अगर आप सैंड लोगे तो डेफिनेटली इट विल हैम्पर आपकी इफिशिएंसी ऑफ मिक्सिंग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव टू ऐड मॉइस्चर, जैसे मैंने पहले कहा कि डिजायर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में टेम्परेचर, रिटर्न सैंड का मॉइस्चर, इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। देन prepared sand is disposed of the mixer and pass through the lump breaker, जिसे एरिएटर भी कहते हैं। तो वो एरिएटर से पास होती है, जिसमें homogeneity of the sand is improved, flowability is improved, and the homogeneous and flowable sand is then supplied to your molding machine। आपके मोल्डिंग मशीन को वो जो homogeneous sand है वो सप्लाई की जाती है, जो हम नॉर्मली मोल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बकेट एलिवेटर्स के पहले बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। दैट इज यूज टू कैरी आउट द सैंड फ्रॉम वन सेशन टू अनदर। तो उसमें आप बेल्ट है, बकेट्स है, उसकी लाइफ और उसकी कंडीशन आपको मॉनिटर करनी है। सबसे पहले जो सैंड फ्लो है बकेट एलिवेटर, दैट शुड बी कंट्रोल्ड, क्योंकि कई बार हम एक्सेस सैंड देते हैं तो वहां पर स्पिलेज होता है, सैंड बकेट से नीचे गिर जाती है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि बकेट एलिवेटर के बॉटम में जो गड्ढा होता है, जहाँ पर वो जो चेम्बर होता है, वहां पर लीकेजेस के वजह से, ओवरफ्लो के वजह से, बेल्ट के फट टूटने के वजह से अगर कुछ सैंड जमा होती है, तो देर आर चांसेस कि आपका पूरा सिस्टम वहां पर डैमेज हो सकता है, पूरा सिस्टम बंद हो सकता है। तो दैट हैज टू बी टेकन केयर। वो आपको ध्यान देना है।
if push more sand, it cause the bucket elevator to get jam. जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ बकेट एलिवेटर एंड बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर मंडे को बकेट एलिवेटर का मेंटेनेंस करना होता है। अगर वो आप सही तरीके से करोगे तो डेफिनेटली पूरा हफ्ता आपका बकेट एलिवेटर ज़्यादा इफिशिएंटली काम करेगा, ब्रेकडाउन्स नहीं देगा, और आपका जो सैंड प्लांट है वो कंटिन्यूअसली रन कर पाएगा। सैंड रिमूवल periodically from the bucket elevator bottom is important। मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बताया। सैंड प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्यू ऑफ द मेंटेनेंस वर्क एंड डेली चेक पॉइंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटेनेंस के नजरिया से सैंड प्लांट एक बहुत ही अहम चीज है, अहम स्टेशन है, अहम प्रोसेस है। वहां पर लोगों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। डेली चेक पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, डेली प्रिवेंटिव इज इम्पोर्टेंट, प्रोएक्टिव ऑपरेशंस आर इम्पोर्टेंट। तो वहां पर डेली चेक सर्टन पॉइंट्स लाइक सैंड स्पिलेज, बेल्ट कंडीशन, रोलर कंडीशन, सीव कंडीशन, सैंड कूलर क्लीनिंग, बकेट कंडीशन, स्कर्टिंग कंडीशन, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, स्कर्टिंग कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर आप इफेक्टिवली रोज देखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी नॉट लैंडिंग यूर सेल्फ इनटू प्रॉब्लम, और आप काफी अच्छा सैंड प्लांट आप पूरा हफ्ता रन कर पाओगे अगर ये चीजें आप वीकली ऑफ में देखते हो तो। सो इफ यू प्रोवाइड डेली फोकस ऑन सैंड प्लांट इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। आप जितना ज्यादा फोकस सैंड प्लांट पे ऊपर करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, आपका ब्रेकडाउन कम होगा, आपके जो इफिशियंसी है प्लांट की और प्रोडक्ट की तो वो बढ़ेगी। बेरिंग्स, ड्रम्स, शाफ्ट, बेल्स, बकेट, मोटर्स नीड टू बी मॉनिटर ऑन डेली बेसिस टू अवॉइड ब्रेकडाउन। जैसे मैंने कहा कि बेरिंग्स है, ड्रम्स है, शाफ्ट्स है, बेल्स है, बकेट्स है, मोटर्स है, स्कर्टिंग्स है, वो रोज के रोज अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू प्रोएक्टिवली वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड अवॉइड एनी फ्यूचर ब्रेकडाउन। तो फ्यूचर ब्रेकडाउन आने से पहले अगर इसे आप प्रॉपरली रिपेयर करेंगे, रिप्लेस करेंगे, या फिर उसे पीरियोडिकली सही करोगे तो डेफिनेटली आप उसे कुछ और दिनों तक, कुछ और समय तक चला पाओगे, जब तक आपका वीकली ऑफ नहीं होता है और आप उसके ऊपर ज्यादा बेहतर काम नहीं कर सकते हो तब तक। तो ये सारी चीजें हैं जो जनरल साइंस प्लांट में आती है, जिसके बारे में मैंने कहा। जैसे एक और चीज यहाँ पर भूल गया मैं बताना कि आपका जो भी पॉलीगोनल सीव है तो वो सीव का मेंटेनेंस भी इम्पोर्टेंट है। उसमें कई बार ब्रेकेज हो जाता है, डैमेजेस हो जाते हैं, तो वो पीरियोडिकली चेंज करना, उसमें रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इफिशिएंसी एंड रिड्यूस योर ब्रेकडाउन्स, और जिससे आपका जो सैंड क्वालिटी है वो बढ़ेगा, अच्छा होगा, मोल्ड क्वालिटी अच्छा होगा, और उससे आपका कास्टिंग क्वालिटी भी अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।